इस आदमी को गौर से देखिए, गांव में रहता है, लुंगी पहनता है, साइकिल चलाता है, लेकिन इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप रन कर रहा है। इसका प्रॉफिट है 2700 करोड़ रुपए। 2700 करोड़ कितना होता है आप इमेजिन करो। शार्क टैंक पे जो 6 जज बैठ के दुनिया को जज कर रहे हैं, इनमें से 5 के तो खुद के ही प्रॉफिट क्या था पता नहीं है। सबसे प्रॉफिटेबल है अमन गुप्ता, जिनका प्रॉफिट है 68 करोड़। ऐसे 38 अमन गुप्ता मिलेंगे तब जाके होता है 2700 करोड़। भारत में 114 यूनिकॉर्न कहे जाते हैं, 77 तो लॉस में बैठे हैं। प्रॉफिट की शक्लें नहीं देखी किसी ने। ऐसे दौर पे ये व्यक्ति लुंगी पहन के गाँव में बैठ के धंधा कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। इसके बारे में एक चीज और बताती हूँ, इसका 180 से ज्यादा कंट्री में व्यापार है, 6 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं, 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। फॉर्च्यून 500 में से 300 कंपनियों को ये कंसल्टिंग देते हैं। एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, महिंद्रा ये इनके क्लाइंट हैं। रेवेन्यू है 7,000 करोड़, प्रॉफिट है 2700 करोड़ और कंपनी की वैल्यूएशन 40,000 करोड़। इतना बड़ा एम्पायर बनाया बिना किसी लोन के और बिना किसी इन्वेस्टर के, सिर्फ खुद के पैसों से। आज के तौर पे जब स्टार्टअप लोन लेके, इन्वेस्टर का पैसा लेके इतने साल चलाने के बाद भी प्रॉफिट की शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे टाइम पे ये व्यक्ति, ये एग्जाम्पल है यूथ के लिए। इस व्यक्ति का नाम है श्रीधर वेम्बू और ये जो कंपनी चलाते हैं उसका नाम है जुहू। जहाँ कुछ स्टार्टअप्स को उनकी हरकतों के लिए सरकार की तरफ से नोटिस मिलते हैं, इनको सरकार ने पद्मश्री का अवार्ड दिया। पर कौन है ये जोहो, क्या करता है जोहो, कैसे बन गया ये इतना बड़ा आदमी, आखिर कैसे हुई शुरुआत, मार्केटिंग कैसे करता है, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है कि ये बंदा मार्केटिंग कैसे करता है, फाइनेंस कैसे संभालता है, एम्प्लॉय कैसे रखता है, तो आइए मैं आपको जर्नी में ले चलती हूँ। इतिहास के पन्ने पलटेंगे और श्रीधर वेम्बू की जिंदगी से बहुत सारे लेसन निकाल के लाते हैं। तो गिरधर गोपाल की जय बोल के करे वीडियो की शुरुआत। श्रीधर वेम्बू का जन्म हुआ तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में। इनका पूरा परिवार केसानी किया करता था। कुछ समय बाद इनके पिताजी चेन्नई में शिफ्ट हो गए और वहाँ हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम किया। कुछ समय बाद इन्होंने जेईई का एग्जाम दिया और ऑल इंडिया 27th रैंक आई और ये पहुंचे आईआईटी मद्रास में। श्रीधर वेम्बू अपनी फैमिली के पहले मेंबर थे जो कि ग्रेजुएट थे। इन्होंने चूज किया इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। इन्होंने कहा कि भैया हाथ से कंप्यूटर बनाना है, हाथ से मशीनें बनानी है, हम तो साइंटिस्ट बनेंगे या तो फिर बिजनेसमैन बनेंगे या फिर इस एरिया में फंडामेंटल रिसर्च करेंगे। इनका दिमाग वहाँ लगता था। लेकिन जब इन्होंने आईआईटी मद्रास में सिलेबस से गुजरे तो इन्होंने कहा कि भैया मजा नहीं आ रहा, वो गहराई नहीं है जो मुझे चाहिए। तो इनका मन ऊब गया। फिर उबे हुए मन से भी इन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया। फिर इन्होंने कहा कि भैया ऐसी चीज कहाँ मिलेगी। फिर ये गए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पढ़ने, जो कि बहुत बड़ा लेवल है इस फील्ड में। वहाँ पे जाके डॉक्टरेट की, पीएचडी की उपाधि ली, पर फिर भी मजा नहीं आया। अब इतना इंटेलिजेंट आदमी जिसको किताबें पढ़ के ही मजा नहीं आ रहा। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं किताबों के भरोसे नहीं रहूंगा, खुद की लर्निंग खुद ही करूंगा और किताबें लेके लाइब्रेरी में बैठ के अपने हिसाब से पढ़ाई करने लग गए, रिसर्च करने लग गए और चीजों को समझने लग गए। और अब फाइनली लाइफ की जर्नी तो चल ही रही थी। मद्रास भी कंप्लीट हुआ, प्रिंसटन भी कंप्लीट हुआ, एक बढ़िया कंपनी में जॉब भी लग गई, तो पैकेज भी अच्छा। लेकिन अंदर से तसल्ली नहीं हो रही थी कि यार कुछ करना चाहता था लेकिन पढ़ाई लिखाई में तो कुछ हुआ नहीं, क्या करे अब कि नहीं चलो देश के लिए कुछ करेंगे। मौका मिला तो ये इतने इंटेलिजेंट थे कि कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट था, C++ नॉलेज की जरूरत थी। वो लैंग्वेज इनको आती नहीं थी, किताब पढ़ के खुद ही सीख ली और थोड़ी देर में उसी की बेसिस पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो हार्डवेयर से कंपेटेबल हो गया। तो जीनियस तो बॉन्ड थे भैया। तो ये टाइम था 1994 का, 1994 का। 1996 के आसपास इनके भाई ने प्रपोज किया कि भाई यार कंपनी बनाते हैं खुद की और इंडिया में जाके बनाएंगे ताकि इंडिया में रोजगार जनरेट हो और इंडिया का नाम हो। और इन्होंने कहा ही था कि इंडिया के लिए कुछ करना है भलाई के साथ। सीधा पहुंच गए चेन्नई और एक छोटे कमरे में बैठ के दोनों भाइयों ने कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था एडवेंट नेट। अब इस कहानी से लर्निंग नंबर 1, सारा ज्ञान किताबों में उपलब्ध नहीं है। आपको लग रहा है कि कोर्स की किताबें पढ़ के कुछ मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी कुछ पढ़ा देगी, कई बार उसमें मिल जाता है और कई बार नहीं भी। अगर आप में ज्ञान की भूख है और क्यूरियोसिटी है तो अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग लोगों से पूछो, एक्सपोजर लो, किताबें पढ़ो, खुद को खुद ही पढ़ाओ। दूसरी लर्निंग है बिजनेस इज ऑल अबाउट बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन का विजन क्लियर है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा।
अगर बिजनेसमैन को ये नहीं पता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो भैया बिजनेस की प्लान जब शुरू हुई तब उनका काम था हार्डवेयर बनाना। उनका कहने का मतलब था कि कुछ मशीन इस तरह बनाएंगे जिसको बेचेंगे, लेकिन सारे सेविंग्स के पैसे मशीन बनाते बनाते खर्च हो गए, लेकिन मशीन बनी नहीं। उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो अब क्या करें। अच्छा वो दौर नहीं था कि जब स्टार्टिंग को फंडिंग मिल जाया करती थी, उस समय में नहीं मिलती थी और इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, तो जेब के पैसों से ही काम कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि हार्डवेयर कंपनी छोड़ सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं, कम इन्वेस्टमेंट लगेगा और काम भी हो जाएगा। उस समय आप इमेजिन करो कि एक छोटा सा कमरा है, 2 कंप्यूटर है और 2 भाई बैठे हैं और कंपनी की शुरुआत करी है। उस समय ये टेक्निकल आदमी थे, इनको सॉफ्टवेयर एंड आईटी के बारे में पता था, लेकिन बिजनेस के बारे में नहीं पता था। एक बार इन्होंने $30,000 का सौदा किया क्लाइंट से। जब क्लाइंट से सौदा हो गया, बातचीत हो गई, तब क्लाइंट ने उससे कहा कि भाई सुनो कि $30,000 की सौदा करने की तुम्हारी औकात नहीं है। वो तो तुम्हारी चीज इतनी बढ़िया थी कि मैंने दे दिए, बट जिस तरह से तुम बेच रहे थे कि मैं तो जिंदगी में भी तुमसे ना लेता। जब जैसे इनको रियलाइज हुआ कि मेरे में बिजनेस स्किल नहीं है, एक सेल्स के बंदे को हायर किया, कुछ साल तक उसके साथ साथ घूमे, धीरे धीरे सेल्स सीखी। उन्होंने कहा कि अब मैं बाजार में घूम रहा हूँ तो पीछे से मेरी टीम कौन संभालेगा, तो फाइनेंस के लिए एक बंदा रखा, मैनेजमेंट के लिए एक बंदा रखा। जब हर इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए एक बंदा लग गया, तब बाजार में गए और एक्सपेंशन करने की सोची। और यही से आता है बिजनेस लेसन नंबर 3। हो सकता है आप अपनी विधा के सुपर मास्टर हो, आप बहुत अच्छे शेफ हो और आपसे अच्छी डिश कोई नहीं बनाता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप होटल खड़ा कर दोगे, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, क्या दवाई दे दोगे, क्या सर्जरी करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल चला लोगे, क्योंकि इनको चलाने के लिए बिजनेस स्किल्स की जरूरत होती है, हायरिंग की, मार्केटिंग की, सेल्स की, फाइनेंस की। वो आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आदमी रखने पड़ेंगे जिनको ये चीज आती हो। इनकी कंपनी को सबसे बड़ा ब्रेक तो कब मिला, एक एग्जीबिशन में इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर दिखाया। उस सॉफ्टवेयर में जापानीज कस्टमर की लाइन लग गई। जापानीज कस्टमर वो सब कौन थे? एचपी की जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उसके कंपटीशन थे। तो एचपी बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहा था और बढ़िया सॉफ्टवेयर पे रन कर रहा था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हद से ज्यादा महंगा था और आम आदमी की बस की तो वो थी नहीं कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो बड़ी कंपनी महंगे रुपए में लॉन्च कर रही है, तो क्या यही वाली सुविधा आप हमें छोटे में दे सकते हो? ऋषिधर ने कहा डन, सॉफ्टवेयर है कि तुम्हारे हिसाब से बन जाएगा। और उनका पहला ब्रेक थ्रू वहाँ पे मिला और वहाँ से उनको एक चीज समझ में आई कि मेरा कंपटीशन है क्या एग्जैक्टली। ये जो सॉफ्टवेयर है बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े लोगों को दे रही है, बस वही चीज मुझे छोटे लोगों के लिए बना के दे देनी है, मेरा धंधा सेट हो जाएगा। ये चीज उनको वहाँ से क्लियर हो गई। 1998 में इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और कंपनी का रेवेन्यू $1 मिलियन यानी आज की डेट में 8 करोड़ तक पहुंच गया। 96 में कंपनी चालू हुई, 2 साल में $1 मिलियन बहुत बड़ी बात है। वो समय याद है जब .com का दौर चल रहा था, हर मोटी मोटी कंपनी को वैल्यूएशन में खरीदा जा रहा था। जब धीरे धीरे इनका वैल्यूएशन $1 मिलियन से $2 मिलियन पे पहुंचा, तब इनको ऑफर आया कि $25 मिलियन पे कंपनी बेच दोगे क्या? अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप साल की 2 करोड़ की सेल करते हो और कोई बंदा कहता है कि एक ही बार में 25 करोड़ रुपए दूंगा, लेता क्या? तो ये 5 जनों की टीम थी, 5 जने बैठे, डिस्कस किया, बोले बेचनी है क्या? 5 ने कहा काय को बेचनी। इन्होंने ऑफर डिक्लाइन कर दिया और उसके बाद से कभी भी इन्वेस्टर में रुचि ही नहीं रखी। खुद का पैसा कमाते थे, प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट को लगाते थे, फिर बड़ा बनाते थे, फिर प्रॉफिट लगाते थे। ये स्ट्रेटेजी आज तक फॉलो कर रहे हैं। सन 2000 आते आते इनके पास 115 लोगों की टीम हो चुकी थी और 10 मिलियन से ऊपर का टर्नओवर पहुंच चुका था। लेसन नंबर 4, बिजनेस में ये जरूरी नहीं है कि शुरुआत में हाई तो कम मचाओ, बहुत सारा लोन ले लो, बहुत सारी चीजें ले लो, धीरे धीरे गेम बना, धीरे सब कुछ होए। हौले हौले पहले अपने बिजनेस को समझो, फंडामेंटल को, नींव अभी मजबूत कर लो, फ्लोर तो कभी भी चढ़ा देंगे। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक शानदार वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है होस्टिंगर। होस्टिंगर एक ग्लोबल वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि रिलायबिलिटी और लो कॉस्ट की सुविधा के लिए माना जाता है। ये इंडिविजुअल स्टोर्स, छोटे व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन सबको होस्टिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है। ये बहुत सारी फैसिलिटी देता है, फ्री डोमेन, अनलिमिटेड SSL या ईमेल की सुविधा, ये सब प्रोवाइड कराता है। इसका खुद का डेटा सेंटर मुंबई में है जो अप टाइम शानदार होता है और स्पीड भी बड़ी अच्छी चलती है। इसका जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग। इसके अंदर जो 12 महीने का प्लान लेता है वो डिस्काउंट में मिलता है और बाकी प्लेटफॉर्म की कॉस्टिंग काफी ज्यादा रीजनेबल है। इसका सबसे बेस्ट फीचर है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपको कोई कोडिंग स्किल की या प्रोग्रामिंग स्किल की जरूरत नहीं है, बस चीजों को आपने ड्रैग किया और अपनी वेबसाइट खुद बना ली। तो ये है होस्टिंग वेबसाइट का
AI वेबसाइट बिल्डर प्रोडक्ट, जहाँ पर आपको जाकर AI की वजह से अपने आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो। आपको कोई कोडिंग या टेक्निकल स्किल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉम्प्ट के हिसाब से अपना कोई वेबसाइट बना के आपको ये दे देगा। आपको अपना रिक्वायरमेंट 2 लाइनों में लिख के देना है और AI आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वेबसाइट बना के खुद ही दे देगा। प्लान 149 पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है। आपको फ्री डोमेन, ईमेल और बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी और इस प्लेटफॉर्म पे आपको 24/7 कस्टमर का सपोर्ट भी मिलता है। अगर इसकी आपको सुविधा लेनी है और आपको रिसर्च करने के बाद लगता है कि जबरदस्त है, तो आप इसको लेते टाइम मेरा कोड atil7 कोड भी यूज कर सकते हैं। आपको 10% डिस्काउंट एडिशनल मिल जाएगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, जूहू। अब बात करते हैं स्ट्रगल की। ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी बिना स्ट्रगल के बन गई। सन 2000 में .com बस्ट हुआ था। NASDAQ जो 5000 पॉइंट पे बैठा था, उसी समय पे टूट के 1140 पॉइंट पे आ गया। सिस्को, इंटेल, ऑरेकल जैसी कंपनी 80% शेयर टूट गए। अब यार इनका तो छोटा सा स्टार्टअप था। अब ऑल्दो इनकी कंपनी लिस्टेड नहीं थी, शेयर मार्केट में नहीं थी, लेकिन इनके 80% क्लाइंट रातों रात बर्बाद हो गए। अब आप इमेजिन करो कि आपके 100 क्लाइंट में अगले दिन 80% क्लाइंट तो है ही नहीं, गायब। फिर जो उधारी थी वो सब डूब गई और अब नया ऑर्डर मिलेगा नहीं और अब बंदों की सैलरी निकालनी है, क्या करोगे? इस समय काम आई श्रीधर की बुद्धिमानी। इन्होंने भैया कैश बचा के रखा था। ये क्या करते थे? कैश कमाते थे, कैश रखते थे। इन्होंने इधर उधर इन्वेस्ट नहीं किया था, फालतू जगह फैलाया नहीं था। इनके पास कैश पड़ा था। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब तक ये चीजें नहीं सुधरती, अपने पास 6 महीने 12 महीने का कैश है, सब निकाल लेंगे। और पूरी टीम 115 इंजीनियर की टीम, किसी को फायर नहीं किया। आजकल कंपनियां क्या करती है? धंधा ही नहीं है, निकाल दो। उन्होंने कहा नहीं, आज के साल को 2000 को हम कहेंगे ईयर ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब 115 आदमी खाली बैठा है, काम तो है नहीं। उन्होंने कहा कि चलो अब बैठ के सोचो कि बाजार में अब क्या नया चीज निकल सकती है और क्या नया प्रोडक्ट बन सकता है। तो उनका जो एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट था वो ऑलरेडी बहुत अच्छा बिक रहा था। उन्होंने कहा कि इसको और अच्छा कर दो। ERP सॉफ्टवेयर को चेंज करते करते इन्होंने एक चीज बना दी, मैनेज इंजन, जो आज इनको सुपर डुपर रेवेन्यू देता है। उस समय इन्होंने एक चीज और सोची उस R&D के दौरान, क्लाउड सर्वर पे चले जाएं क्या, मेन सर्वर हम रखें और क्लाउड पे दे दें। और उसी समय बॉन्ड हुआ ज़ूहू का। तो कंपनी ने सोचा देखो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसका नाम है ज़ोहो। ज़ोहो के अंदर क्या होगा? बिजनेस रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे HR है, मैनेजमेंट है, हायरिंग है, आपका फाइनेंस है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन होंगे, इससे रिलेटेड ऐप होंगे। सर्वर हमारे पास ही रहेगा, जो भी बंदा है उसे आराम से डाउनलोड करके अपने काम में ले लेगा। और इन्होंने वही चीज फॉलो की जैसे पहले की थी। आज की डेट में एक बड़ी कंपनी है जो बड़े सॉफ्टवेयर से लिया, आज की रेट में तो वो 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर लेगा, तो वो कहता है कि मेरा 1 लाख का सॉफ्टवेयर ले जाओ। तो जो कंपनियां बड़े लोगों के लिए बना रही थी, तो उसने कहा छोटे लोगों के लिए छोटे लेवल पे वो चीज बना देते हैं सस्ती। तो एकदम से इसके नंबर ऑफ क्लाइंट बहुत सारे हो गए। तो देखिए भाई साहब, कंपनी का इनका अभी भी नाम एडवेंडेट ही है, जो वो इनके प्रोडक्ट का नाम है अभी तक। तो श्रीधर तब से लेके आज तक यही मानते हैं कि भैया डेब्ट 0 होना चाहिए, कैश बहुत सारा रहना चाहिए, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, धंधा ऐसे करो कि हमें जल्दबाजी कुछ करनी ही नहीं है। दूसरा, श्रीधर वेम्बू का नाम आपने इसलिए नहीं सुना, ज़ूहू का नाम आपने इसलिए नहीं सुना, ये मार्केटिंग करती नहीं है। ये कहते हैं कि मैं मार्केटिंग नहीं करता, मैं लो प्रोफाइल मेंटेन करता हूँ और मेरे को एक्सपेरिमेंट करने की बहुत सारी आदत है। अब वो ये कहना चाहते हैं कि अब मेरे को दुनिया जानती ही नहीं है, तो मेरे को एक्सपेरिमेंट करने की फुल छूट है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और वो फ्लॉप हो गया तो न्यूयॉर्क टाइम्स छाप देगा, या तो भाई साहब द टाइम्स ऑफ इंडिया छाप देगा। ज़ोहो ने ये किया और फेल हो गया, ये जानता ही नहीं ज़ोहो को। यही मेरी सुपर पावर है। लेसन नंबर 5, आपदा में अवसर ढूंढो। मतलब जब आपदा बढ़ी, 80% क्लाइंट भाग गए, उस समय क्या करते? अपने पैसे बचा लेते, उधार ले लेते, 4 आदमी को नौकरी से निकाल देते। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बोले कि अरे भाई खूब टाइम है, अब क्लाइंट तो है ही नहीं, अपन लोग बैठे हैं, कुछ रिसर्च कर लेते हैं। आपदा को अवसर में बदला। दूसरी बात, बिजनेस में कैश रिच रहने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास कैश पड़ा रहता है तो चैलेंज आता है तो सर्वाइव कर लेते हैं, और अपॉर्चुनिटी भी आती है तो कैप्चर कर लेते हैं। तो बिजनेस में लोन पे डिपेंडेंट मत रहो, कैश पे डिपेंड रहो। बिजनेस लेसन नंबर 7, रिजल्ट मत रहो कि यार मेरे तो यही प्रोडक्ट है, अब ये चल नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मेरा तो यही क्लाइंट है, यही मेरा, अब मैं क्या करूं। अगर क्लाइंट नहीं चल रहा तो क्लाइंट बदल दो, प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो प्रोडक्ट बदल दो, नया प्रोडक्ट लाओ, नया कस्टमर लाओ, नया मार्केट लाओ, बदलते रहो। तुम्हारा उद्देश्य पैसा कमाना है, बैठ के रोना नहीं है। भैया अब तक कंपनी का नाम चल रहा था एडवेंट नेट,
और जोहो वो उसका प्रोडक्ट था। पर ये जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है ये रजिस्टर्ड थी यूएस की। तो इन्होंने कहा कि भैया इंडिया में भी ये कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। तो इन्होंने सन 2009 में इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर की और उसका नाम रखा जोहो कॉर्पोरेशन। तो 2009 में जोहो इंडिया में रजिस्टर हो गई, लेकिन उससे पहले यूएस में बहुत बढ़िया काम कर रही थी। 2009 के बाद से और झंडे गाड़ दिए। लेकिन ऐसा क्या था कंपनी में स्पेशल जिसकी वजह से ये इतनी सक्सेसफुल हुई? इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स वो सीखिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसीलिए सक्सेस है क्योंकि ये थी लो कॉस्ट। इन्होंने यूज किया क्लासिक जियो आर्बिट्राज लेन। ये क्या कहते हैं? जिस कंपनी में सस्ता सामान मिलता है वहाँ से ले लो, जिस कंपनी में महंगा बिकता है वहाँ बेच दो। तो सबसे ज्यादा महंगा टेक कहाँ बिकता है? यूएस में। और सबसे सस्ती लेबर टेक कहाँ मिलती है? इंडिया में। तो इंडिया के लोगों से काम कराओ और यूएस के लोगों को माल बेचो। इंडिया में सैलरी सस्ती, इंडिया में रेंट सस्ता और यूएस में सब कुछ महंगा। तो भाई साहब इनकी कॉस्ट सस्ती होने के कारण से ये इतना सस्ता प्रोवाइड कर पाए और यूएस मार्केट में सस्टेन कर गए। और जोहो की एक और परफेक्ट स्ट्रेटजी है कि इनके प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। ऑन एन एवरेज इनकी टीम इतनी सॉलिड है कि हर साल 3 प्रोडक्ट तो लॉन्च कर देती है। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे जितनी ज्यादा सेल होगी। और प्रोडक्ट भी ऐसा वैसा नहीं, सुपर खतरनाक हाई टेक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी नया प्रोडक्ट हमारे पुराने प्रोडक्ट को सपोर्ट करे। जैसे एप्पल ने पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया कि पहले मैक ले लो, फिर घड़ी ले लो, फिर मोबाइल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ऐसे करके जोहो अपने सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रहा है। बिलिंग काम में लिया, अच्छा लगा मेल वाला ले लो, अगर मेल वाला अच्छा लगा तो एक काम करो ये सप्लाई भी ले लो। धीरे धीरे करके 45 से भी ज्यादा ऐप जोहो के इस बाजार में काम करते हैं। तो सबसे पहले सस्ता देते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तीसरी चीज इन्होंने क्या यूज की कि फ्री में मॉडल। कि पहले तुम मेरा सॉफ्टवेयर 1-2 महीना फ्री में काम में लो, मजा आए तो बाद में पैसे देना, नहीं तो रहने देना। अब जिसने फ्री में काम में लिया, जिसका बिजनेस ऊपर पहुंच गया, लोगों को समझ में आ गया, फिर कौन चेंज करता भैया। तो इस चक्कर में मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। चौथी चीज चैनल पार्टनर एंड रेफरल। जो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च ही नहीं करता। जो ने कहा कि भैया हमारे प्रोडक्ट के अंदर दम है, हमारे कस्टमर ये तारीफ करते हैं कि हमारा पहला कस्टमर ही दूसरा कस्टमर लेके आएगा। तो दूसरा बिजनेस मॉडल यहाँ पे रेफरल पे चलता है। या तो फिर इन्होंने कस्टमर को ही चैनल पार्टनर बना दिया कि भैया तुम ही लेके आओ और अपना कमीशन लो। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट द गैप इन द मार्केट। ये बहुत बड़ी आईआईटी कंपनियां बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बेच रही है और उससे पैसे कमा रही है। और जो छोटे बिजनेसमैन है इनके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि छोटे की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। वो गैप मार्केट में ढूंढा और छा गए। ये था 5 फंडामेंटल बिजनेस कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से जोहो मार्केटिंग में आया और टिका और अब लीड कर रहा है। अब एक सवाल आपके मन में आता होगा कि यार इसके पास 11,000 एम्प्लॉय है, ये हायरिंग कहाँ से करता है, इसके पास पैसा कहाँ से आता होगा, इसके पास लोग कैसे आते होंगे? श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि देखो जी बात ऐसी है कि जो बड़े बड़े कॉलेज हैं वहाँ पे तो TCS आती है, टेच महिंद्रा आती है, गूगल आती है। तो हमारे जैसे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो हम टॉप कॉलेजेस में तो जाते ही नहीं है। तो हमारे जो छोटे कॉलेज है लोअर रैंक के, वहाँ से जाके बंदे लेके आते थे। इन्होंने कहा कि जब मैं छोटे छोटे कॉलेज से बंदे लेके आता था तो उनको आता जाता कुछ भी नहीं था, सिखाना सब हमको ही पड़ता था। उन्होंने कहा कि जब हमको सिखाना ही है तो कॉलेज वालों को क्या सिखाना। ये 12th क्लास और 10th क्लास के बच्चों तक पहुंच गए। इन्होंने कहा कि जो इंडिया का इनिशियल गुरुकुल मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। जिस बंदे को जिस चीज में सिखाना है उसी चीज को बढ़ाते हैं। उन्होंने 10th क्लास के बाद 12th क्लास के बाद बच्चों को कहा कि आ जाओ मेरे साथ डिप्लोमा कर लो। तो 2004 में 6 स्टूडेंट और 2 प्रोफेसर्स के साथ इन्होंने जोहो यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। इसमें क्या किया जाता है, जितने भी बच्चों को हायर किया जाता है, किसी को 12th से हायर किया, किसी को कॉलेज वाले से हायर किया, 6 महीने में इनको टेक वाली सारी चीजें सिखाई जाती है, उनको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती है और 6 महीने में बंदे को तैयार करके सेट भी किया जाता है। उसके बाद अगर बंदा इनको पसंद आया तो ये डायरेक्ट जोहो में हायर कर लेंगे। उस समय जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि उसे 10,000 रुपए स्टाइपेंड और दिए जाते थे। धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटी थोड़ी बढ़ गई, 200 के बैच में स्टूडेंट को लिया जाता है। प्रोफेसर बहुत सारे रहते हैं कि ताकि एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाए। आज के रेट में जोहो के 11,000 एम्प्लॉय हैं, जिसमें से 1500 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट जोहो स्कूल से आए हैं। जोहो स्कूल में आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक बंदा जो नौकरी कर रहा था उसका जो बच्चा है वो 12वीं पास करके पिताजी के साथ बैठ के नौकरी कर रहा है। इनफैक्ट इनके गार्ड इनकी कंपनी में SIT काम कर रहा है। जोहो में काम करने वाले 15% इंजीनियर के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं रहती, 12वीं पास होके आए, कोडिंग सीखी और काम पे लग गए। और वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ये रेशियो भी आगे बढ़ता रहे। जोहो में कल्चर है, बोले मीटिंग कम से कम रखते हैं कि बोले मीटिंग में टाइम वेस्ट होता है, महीने 2 महीने में एक बार मिलेंगे, जिसको जो क्वेश्चन है पूछो खत्म करो। जोहो में एकदम गूगल जैसी बड़ी तो नहीं, पूरी सुविधा दे रखी है। जहाँ पे उनके ऑफिसेज है वहाँ पे प्लेग्राउंड की सुविधा है, वहाँ पे नैप की सुविधा है, वहाँ पे फ्री कैंटीन चलती है। जब कोरोना का टाइम आया था जब इन्होंने किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं था, बल्कि उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी और फ्री फूड, फ्री ट्रेवल और फ्री मेडिसिन ऑलरेडी सभी एम्प्लॉय को दिया जाता है।
है। तो उसकी वजह से जहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में भी 20% 18% एडिशन होता है, लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, तो जोहो में ये मात्र 7% है। ये तो था कि जोहो ने अभी तक क्या किया। अब ये पता करेंगे कि जोहो करना क्या चाहता है। जोहो ने कहा मेरा जितना भी रेवेन्यू आता है, मेजर जो पोर्शन है वो यूएस का है और इंडिया से तो मेरा टोटल रेवेन्यू का 10-15% ही आता है। अब वो देख रहे हैं कि इंडिया में इस परसेंटेज को 25 से 30% तक लेके जाना है। ये उनका पहला टारगेट है। दूसरा चीज ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर रोजगार ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो और वो भी गाँव के लोगों के लिए जनरेट हो। ये क्या करते हैं, जैसे कि गाँव में नॉर्मली जैसे हम गुड़गांव में जगह लेंगे और वहाँ पे गाँव के लोगों को मिलाते हैं और गाँव में ही एक बहुत बड़ा सेंटर खोलते हैं और वहाँ पे ही लोगों को हायर करके काम कराते हैं। जोहो के 2 मेन रूल ऑफिस हैं। एक है तमिलनाडु के अंदर तेनकाशी करके जगह है और एक रिनीगुप्ता करके जगह है आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे 500 से ज्यादा एम्प्लॉय एक साथ काम करते हैं और इनका प्लान है कि धीरे धीरे करके 5000 से ज्यादा आदमी ऐसे हों जो कि गांव में रह के उसी सेंटर से ऑपरेट करे। एक तो इनकी कॉस्टिंग लो आती है और जो शहरीकरण हो रहा है, शहर में लोग ज्यादा जाते हैं तो गाँव में अपॉर्चुनिटी कम है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी पैदा करना चाहते हैं। अब गाँव में ऐसे बहुत सारे सेंटर बनाने हैं। अब क्या करें, अब आम आदमी कहेगा कि हम क्या करें, दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट में। इन्होंने कहा ना, इन्होंने 4 सिविल इंजीनियर और 2 इंजीनियर की टीम हायर कर ली है इन हाउस कि बोले तुम बस बिल्डिंग ही बनाते रहो। और ऐसा नहीं गांव में ऑफिस बना के छोड़ दिया, खुद गांव में ही रहते हैं। इनका दिन सुबह 4 बजे चालू हो जाता है, ये सुबह 4 बजे उठते हैं, यूएस के क्लाइंट के साथ जो मीटिंग होती है वो मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, लोकल तालाब में नहाते हैं, उसके बाद खेत का एक चक्कर लगा के आते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद दिन का दौर चालू होता है, प्रोजेक्ट के अपडेट लेना, मीटिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना। उसके बाद शाम को वापस गार्डन का चक्कर लगाया, खुद की ही खेती बाड़ी करते हैं, भिंडी प्याज सब्जी खुद उगाते हैं और रात को कहीं पेड़ के नीचे सो जाते हैं। फिर सुबह जल्दी उठ के फिर ये धंधा चालू होता है। इनके पास कोई भी मटेरियल पोजीशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी, कोई भी फैंसी ट्रिप नहीं करते। अभी भी कमर्शियल फ्लाइट में इधर उधर ट्रेवल कर लेते हैं। इन्होंने अभी सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। किसी ने पूछा कि आप प्राइवेट जेट क्यों नहीं लेते, तो इन्होंने कहा कि मेरा प्लांट ही मेरा जेट है। इनका जो एंटरप्रेन्योर को लेके सजेशन है कि भैया बूट स्ट्रैपिंग से चालू करना चाहिए, यानी खुद के पैसों से चालू करना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर से पैसा ले लेते हो तो आपके ऊपर दबाव रहता है, वो दुनिया भर का दबाव बनाता है। उसके अंडर में प्रॉफिट लेके आओ, ये करो वो करो। जब नहीं होता है तो आप आराम से काम कर सकते हो, लेकिन चैलेंज बहुत ज्यादा है। बिना पैसों के काम करना टफ तो होता है भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि उस समय आपको एक माइंडसेट रखना चाहिए, -5 ईयर। तुम ये मत सोचो कि मुझे बिजनेस करते हुए 3 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। तुम बोलो कि बिजनेस के 5 साल तक तो कुछ होगा ही नहीं, जो भी होगा 6ठे साल में होगा। तो तुम -5 से चालू करो। अगर इसको गुजराती पर्सपेक्टिव से लेके चले तो गुजराती कहते हैं कि धंधा जमने में 1000 दिन तो लगेंगे ही, 3 साल तो लगेंगे ही, इसलिए वे -5 कॉन्सेप्ट से चलते हैं। तो बात वही है कि धीरे धीरे चलोगे तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी और एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाओगे, कस्टमर के बारे में सोच पाओगे। पैसे कम होंगे तो डिसीजन अच्छा लोगे। जब बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत जल्दी काम करना होता है, तभी गलतियां होती है। तो आज की केस स्टडी से इस व्यक्ति के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने करीबन इसके बारे में 250 पेज पढ़ा, 73 पेज के नोट्स बनाए और इस वीडियो को बनाने के लिए 13 पेज की शॉर्ट स्क्रिप्ट बनाई। और उसके बाद भी मैं बहुत सारी चीजें आप तक ले जा नहीं पा रही हूँ। तो कभी एक दिन अलग से जोहो पे या श्रीधर वेम्बू पे एक वीडियो बनाया जाएगा और बहुत ही जल्द आपके सामने लाया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और भी डिटेल से वीडियो बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड बाय द वे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करना है वो तो आपके ऊपर है। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है हमारा ये चैनल तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।